Hello student, welcome to our channel Motion Explain GSEB Medicine. In this video, we are going to discuss Navneet first aid assignment 21-22, especially subject SS Social Science, section C के सारे questions हम लोग discuss करने वाले हैं. So, let's move with the first question is that European felt that need to discover a new sea route to India. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. अब यूरोपियन को एक नया सी रूट यानी एक नया रास्ता इंडिया के लिए, क्योंकि कुछ ऐसा हादसा हुआ था, कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से जिस रूट से पहले यूरोपियन इंडिया आते जाते थे उस रूट को वो लोगों को इस्तेमाल करने को ना बोल दिया था. अब ऐसा क्या हुआ था? लेट्स स्टार्ट. Answer is India had enjoyed an incomparable position in world trade. अब इंडिया की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है वो इतनी ज़बरदस्त है कि मोस्टली ऑफ जो वर्ल्ड के कंट्रीज़ थे वो इंडिया के साथ में ट्रेड करते थे. रीज़न इसका ये है कि देयर वाज अ डिमांड फॉर द इंडियन स्पाइसेस, मुस्लिम, इंडिगो एंड सिल्क क्लॉथ इन द यूरोपियन कंट्री. इंडिया के जो स्पेशली देखा जाए जो मसाले, मुस्लिम एक तरीके का कपड़ा आता है, इंडिगो और जो सिल्क क्लॉथ, बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज़ में. द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज कैरिड आउट थ्रू लैंड रूट एंड सी रूट. एट द सेंटर ऑफ दिस रूट वॉज कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल इन टर्की. अब इंडिया और यूरोप जिस रूट से एक दूसरे के साथ में बिजनेस करते थे वो रूट पे एक कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल पड़ता था, जहाँ पे यूरोपियंस और इंडिया को सी रूट के ज़रिए और लैंड रूट के ज़रिए वहाँ पे आते जाते थे. यानी एक पैसेज था, एक पॉइंट था जहाँ पर से इनको ईज पड़ता था. आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द टर्क मुस्लिम इन 1453, द सी रूट पासिंग द कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज क्लोज टू द यूरोपियन कंट्री. नियरली अबाउट 1453, यानी 1453 में एक जंग हुई जिसमें टर्क मुस्लिम जीत गए और उन्होंने जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो सी रूट और लैंड रूट था वो बंद कर दिया, स्पेशली यूरोपियंस के लिए, जिसकी वजह से सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस, द यूरोपियन फेल्ट द नीड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया. अब जिसकी वजह से उनका आना जाना बंद हो गया था, बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, अपने कंट्रीज़ में सामान नहीं उनको मिल रहा था, डिमांड ज़बरदस्त बढ़ती जा रही थी, प्रेशर उन पर बढ़ता जा रहा था. इसकी वजह से उन्हें एक नया सी रूट इंडिया का डिस्कवर करना पड़ा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट रिफॉर्म डिड डलहौजी ब्रिंग अबाउट. इसका एक अनदर क्वेश्चन भी हो सकता है कि दैट डलहौजी इज बीइंग बिसाइड बीइंग एन इम्पेरियलिस्ट, डलहौजी वाज आल्सो रिफॉर्मिस्ट. गिव रीजन. अब डलहौजी जो हमारे गवर्नर जनरल इंडिया के ब्रिटिश टाइम पे गवर्नर जनरल रह चुके थे, वो एक इम्पेरियलिस्ट रूलर थे. इम्पेरियलिस्ट का मतलब होता है कि वो अपना जो ब्रिटेन के जो रूल्स रेगुलेशंस, उनकी जो पॉलिसीज़, एजुकेशनल, कल्चरल और सोशल, वो इम्प्लाई कर देते हैं इंडिया. सो जो भी देश अपने देश के कायदे कानून दूसरे देशों के ऊपर अगर लागू करता है फोर्सफुली, उसको उस देश को हम इम्पेरियलिस्ट कहेंगे. सो डलहौजी भी थे, लेकिन उसके साथ में एक रिफॉर्मर यानी जो बदलाव लाता है. किस तरह से हम जानेंगे कि वो एक रिफॉर्मर उनको कहा गया है. द फॉलोइंग वर इंट्रोड्यूस बाय गवर्नर जनरल. कुछ ऐसे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे ड्यूरिंग हिज रेन द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई एंड थाने वॉज लेट डाउन. उनके दौर में इंडिया के अंदर सबसे पहले जो रेलवे लाइन मुंबई और थाने के बीच में जो पड़ी थी वो डलहौजी ने स्टार्ट करवाया था. वायरलेस सिस्टम कनेक्टिंग इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज सेटअप. ये पहला कम्युनिकेशन मोड था, वायरलेस टेलीग्राफ. जैसे आज के टाइम पे हमारा ईमेल होता है, वैसे ही वो टाइम पे टेलीग्राफ था, जिसमें से हम यहाँ पे रिटन मैसेज सेंड कर सकते हैं किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में, अगर उन दोनों के बीच में इस तरीके का सेटअप है. सो उन्होंने वो सेटअप किया. नंबर 3, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वॉज सेटअप, जिसको शॉर्ट पे हम PWD कहते हैं, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, सिस्टम के लिए काम करता है, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे म्यूनिसिपल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मेडिकल सर्विसेज एंड XYZ वगैरह वगैरह. नंबर 4, इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस.
ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि जो इनके जो PWD डिपार्टमेंट में और इनके लिए जो काम करते थे, क्लर्क का काम करते थे, उनको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी होता था। सो स्पेशली इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन था ही नहीं। ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग जो एजुकेटेड थे उन्होंने नेशनल लैंग्वेज यानी हिंदी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। अब यहाँ पे इनको क्या करना पड़ता था, ब्रिटेन वालों को अपने देश से, ब्रिटेन से इनको एजुकेटेड पीपल को बुलाना पड़ता था, जिसके लिए इनको हैवी सैलरी, उनको एकोमोडेशन, फूडिंग, एक्स्ट्रा बेनिफिट देने पड़ते थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम इंडियंस लोगों को हम लोग एजुकेट करें और वो हमारे लिए काम करें, और उनको वो इतना ही एजुकेट करते थे जितना उनको ज़रूरत होती थी, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ताकि वो क्लरिकल काम कर सके। इसके लिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कॉलेज बनवाए, यूनिवर्सिटीज़ बनवाई, स्कूल ओपन कराए, जहाँ पे उन्हें इंग्लिश एजुकेशन कंपलसरी कर दिया। फिफ्थ, लॉ वर पास टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड परमिशन गिवन टू विडो रीमैरिज। ये एक ईविल पहले इंडिया में देखा जाए आज़ादी के पहले एक ईविल चलता था, जैसा चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, और जो औरतें विधवा हो जाती थी उनको दोबारा शादी करने की परमिशन नहीं थी। तो इन्होंने ऐसा लॉ पास किया जिसमें उन्होंने चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को बैन कर दिया और विडो रीमैरिज को परमिशन दिलवाई कि विडो रीमैरिज अगर कोई भी औरत, विधवा औरत अगर शादी करना चाहे तो वो कर सकती है, और उसको उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है कि वो दोबारा शादी ना करे। इस तरह के कि उन्होंने लॉज और फैसिलिटीज़ और सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम इंस्टॉल किए इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर एक डेवलपमेंट आना स्टार्ट हुआ। तो इन सभी वजहों की वजह से हम कह सकते हैं कि डलहौजी जो थे गवर्नर जनरल, वो इम्पेरियलिस्ट के साथ में एक बहुत बड़े रिफॉर्मर भी थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। अब ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम्स को अगर समझा जाए तो डलहौजी के पहले एक गवर्नर जनरल वेल्सली इंडिया के अंदर आए थे। एक्चुअली वेल्सली को स्पेशली भेजा गया था क्योंकि उस वक्त ऐसी सिचुएशन हुई थी कि जो जॉन शोर थे गवर्नर जनरल से पहले के, वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, वो लिबरल थे। वो अपने देश के साथ में जिस देश में वो रूल कर रहे थे उनके डेवलपमेंट के बारे में भी सोचते थे। कायदे कानून को एकदम ईज़ कर दिया था ताकि वहाँ पे वो इजीली रह के बिजनेस कर सके और अपने एम्पायर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सके। लेकिन उनकी पॉलिसी थी कि किसी को लूट फाट करना, किसी के ऊपर कब्जा करना, ऐसा उनका कुछ नेचर नहीं था, जिसकी वजह से उनका जो ब्रिटिश एम्पायर, जो इंडिया का जो रूल था, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था, क्योंकि दूसरे जो प्रोविंस थे जैसे मराठा, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। तो ब्रिटेन को ऐसा एहसास हुआ कि हमें गवर्नर जनरल किसी दूसरे को भेजना चाहिए जो वहाँ पे हमारे एम्पायर को वापस से स्ट्रेंथन कर सके, जिसकी वजह से उन्होंने वेल्सली को इंडिया भेजा। अब जब वेल्सली इंडिया आए तो उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। अब इस पॉलिसी में क्या है वो हम जानते हैं। द आंसर इज द फेम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड डिक्लाइंड एंड द मराठा हैड बिकम स्ट्रॉन्गर ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी अडॉप्टेड बाय द गवर्नर जनरल जॉन शोर। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो गवर्नर जनरल जॉन शोर जब इंडिया आए थे तो उन्होंने एक पॉलिसी न्यूट्रलिटी, वॉर नहीं करेंगे, आप भी बिजनेस करिए, हम भी करेंगे, आप भी डेवलप हो, हम भी डेवलप हो, जिसका फ़ायदा कुछ दूसरे प्रोविंस वालों ने उठाया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते चले गए। हिज सक्सेसर का मतलब होता है कि उनको रिप्लेस करने वाला, उनकी जगह पे दूसरा वो जो वर्क उन्होंने हैंडल किया था वो थे वेल्सली। वेल्सली हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इन इंडिया। अब वेल्सली के ऊपर जिम्मेदारी आई कि उन्हें कंपनी को वापस से सुप्रीम करना है। फॉर दिस पर्पस वेल्सली इम्प्लीमेंटेड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। इस पर्पस के लिए अपने कंट्री को, अपनी जो कंपनी है उनको वापस से स्ट्रॉन्ग, पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को अडॉप्ट किया। अब सब्सिडरी अलायंस सिस्टम्स है क्या, चले जानते हैं। द टर्म्स ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वर एज फॉलोज। Number 1, the army trained by the East India Company will be provided to the ruler of a state that accept that system। अब जो उस वक्त देखा जाए तो ब्रिटेन के टाइम पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी ब्रिटेन की, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो हाईली ट्रेन थी, उनके पास एडवांस वेपन थे उस वक्त के। सो राजा लोगों के सामने उन्होंने ऑफ़र रखा कि अगर आप हमारी आर्मी को जंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक सब्सिडरी अलायंस सिस्टम पॉलिसी को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब ये क्या था कि इसमें यह था कि नंबर इन रिटर्न द स्टेट विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविंस टेरिटरी विद द इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश। सो अगर वो हमारी आर्मी का, ब्रिटेन की आर्मी को इस्तेमाल करते हैं तो वो जिस राज्य को जीतेंगे या तो वो राज्य उनको दें या
उस राज्य की जितनी भी इनकम है उतना इनकम वो उनको प्रोवाइड करें। यानी आप जिस राज्य ने जीता है वो प्रोविंस अपने पास रखेगा, लेकिन उसकी इनकम सारी ब्रिटिश को जाएगी। थर्ड, द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी विद अदर स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। अगर आप सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को साइन करते हैं, सबसे पहले तो आप किसी के साथ जंग नहीं करेंगे बिना परमिशन के, ब्रिटेन के बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के, और कोई भी टाइप की आप ट्रीटी यानी संधि समझौता नहीं कर सकते हैं। नंबर फोर्थ, देयर विल बी एन इंग्लिश रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द कोर्ट ऑफ द स्टेट। और इंग्लिश के सिवा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव के सिवा आपके कोर्ट में कोई और दूसरे देश का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठेगा। जैसे उस वक्त ब्रिटेन के टाइम पे फ्रांस वाले भी थे, डच वाले भी थे, आपके कह सकते हैं, और दूसरे पोर्चुगीज़ वाले भी थे। सो द नेक्स्ट फिफ्थ, द स्टेट विल नॉट एम्प्लॉय अदर फॉरेनर इन इट्स सर्विसेज। अगर वहाँ पे इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव है तो उनके सिवा और कोई दूसरा विदेशी फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव उनके असेंबली में शामिल नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वर एनेक्स अंडर द डलहौसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। डलहौसी पॉलिसी के टाइम पे उन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए थे, उनका नाम था उस पॉलिसी का नाम था डलहौसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। कौन कौन से राज्य जो हैं उन्होंने इस पॉलिसी के तहत अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐड किए थे। सो द आंसर इज नंबर 1, एनेक्सेशन बाय डिफीटिंग द रूलर, यानी हरा के पंजाब पेगू लोअर बर्मा जो आज जानते हैं विद इट कैपिटल रंगून। नंबर 2, एनेक्स्ड सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भागत एंड नागपुर एज द किंग ऑफ द स्टेट हैड डाइड विदाउट हेयर। हेयर का मतलब होता है उनका कोई वारिस नहीं था। हेयर का मतलब है उनका कोई वारिस या कह सकते हैं कोई बेटा या कोई बेटी राजगद्दी पे बैठने वाला नहीं था। नंबर 3, एनेक्स अवध ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसरूल। उन्होंने अवध को कब्जे में किया। ब्रिटेन के सामने उन्होंने ये रखा कि वहाँ पर के राजा जो हैं वो राज्य को अच्छे से नहीं संभाल रहे हैं और वहाँ पर की जनता उनसे परेशान है। नंबर 5, एनेक्स निज़ाम बेरार प्रोविंस ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डेप्ट कलेक्शन। उन्होंने निज़ाम का जो बेरार था वो कब्जे में लिया क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ था। एनेक्स कर्नाटका एंड तंजौर टू एंड द नेमसेक रूल। ब्रिटेन लोगों ने कर्नाटका और तंजौर को ऑलरेडी कब्जा कर लिया था, पर लेकिन वहाँ पर के राजा को दे दिया था कि आप रूल करेंगे लेकिन काम आप हमारे लिए करेंगे। तो उन्होंने इस बेस में कर्नाटका और तंजौर को भी अपने उसमें ब्रिटिश एम्पायर में ऐड कर लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बैटल ऑफ प्लेसी। अब हम लोग यहाँ पे बैटल ऑफ प्लेसी को ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। सो द आंसर इज द बैटल ऑफ प्लेसी टुक प्लेस बिटवीन सिराजुद्दौला, द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। द बैटल ऑफ प्लेसी है वो जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला उनके बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये जंग हुई थी। चलिए हम जानते हैं इसका रिजल्ट क्या था। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट अ फोर्टिफिकेशन अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी रीजन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, फोर्ट्रेस यानी एक किला बनवाया था और उन्होंने सिराजुद्दौला से परमिशन नहीं ली थी, खाली एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे अपने हथियार वगैरह सामान वामान रखते थे। दिस फोर्ट्रेस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द नवाब। A small army led by Robert Clive reached Bengal to protect the Kolkata Trade Center. अब ये जो फोर्ट है, जैसे ही सिराजुद्दौला को पता चला तो उन्होंने क्या किया, इस फोर्ट को तोड़वा दिया। अब जब ये पता चला ब्रिटेन को पता चला ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उनकी एक आर्मी जो रॉबर्ट क्लीव लीड कर रहे थे वो कोलकाता पहुंचे ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें। अब देन द ब्रिटिश रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ईजी टू डिफीट द नवाब, देयरफॉर रॉबर्ट क्लीव रिसोर्टेड टू टीचरी एंड हैज़ अ प्लान टू डिफीट द नवाब। अब ब्रिटिश को ये अंदाज़ा था कि वो नवाब को नहीं हरा सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी यानी एक प्लान बनाया जिसके तहत वो उन्हें धोखे से हराने के लिए कर सकते ताकि वो नवाब को डिफीट कर सकें। सो इसीलिए उन्होंने नवाब के जो कमांडर इन चीफ मीर जाफर और सेठ आमी चंद, ये दो उनके सेनापति थे। सबसे पहले तो उन्हें लालच दे के नवाब के खिलाफ भड़का दिया और नवाब के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया। देन ब्रिटिश डिक्लेयर द वॉर एट प्लेसी एंड प्रोटेक्ट दैट नवाब वॉज अननेसेसरीली हरेसिंग द पीपल। और साथ में ब्रिटिश ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने ब्रिटेन के सामने ये बहाना रखा कि नवाब जो है वो अपने राज्य की जनता को ज़बरदस्ती परेशान करते हैं, इसीलिए हम उनके साथ में जंग करना चाहते हैं।
सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लेसी, और सिराजुद्दौला जो है वो इस जंग में हार गया। एज अ रिजल्ट मीर जाफ़र वॉज मेड द नवाब ऑफ द बंगाल। अब इसके बाद जैसे ही वो हारे, मीर जाफ़र को, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके लिए काम करते थे, तो उनको नवाब बना दिया गया। दे गॉट द फ्री होल्ड ओवर द 24 परगनास। अब उनको फ्री होल्ड यानी 24 परगनास में उनको पूरा कब्जा मिल गया और उन्हें वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने का भी राइट मिल गया। द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी रूल इंडिया वॉज लेड। तो इस तरीके से बैटल ऑफ प्लेसी के बाद ब्रिटिश आर्मी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने, जो कह सकते हैं कि अपना शासनकाल जो ब्रिटिश का स्टार्ट हुआ था वो बैटल ऑफ प्लेसी से ही स्टार्ट हुआ था। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्कमस्टेंसेस कॉज द डिप्रेशन इन 1929 एंड 32। अब यहाँ पे ये चैप्टर 2 का है, ये वर्ल्ड वॉर की बात है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ऐसा क्या हुआ था कि पूरे दुनिया के अंदर ज़बरदस्त मंदी आना स्टार्ट हो गई थी। सो यहाँ पे हम इसको आंसर डीपली स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, most countries in the world were affected by the Great Depression that started in the USA 1929। अब 1929 में देखा जाए तो एक तरीके से उनका स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर ज़बरदस्त मंदी आना चालू हो गई थी। क्यों? सबसे पहले किस तरीके से मंदी का असर दूसरे देशों पर पड़ा था, चलिए हम जानते हैं कि अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था 1920, उसके बाद दूसरे देशों पर क्या असर पड़ा। ग्रेट ब्रिटेन, द सुपर पावर ड्यूरिंग दैट पीरियड, हैड टू सेक्रीफाइस द पॉलिसी ऑफ कीपिंग गोल्ड रिजर्व अगेंस्ट इस पाउंड करेंसी। अब ब्रिटेन उस वक्त इतना ज़्यादा अमीर और पावरफुल हो चुका था कि वो लोग अपनी करेंसी को इशू करते थे ना, तो जितनी करेंसी इशू करते थे उतना ही गोल्ड वो अपने पास रिजर्व रखते थे। तो उन्होंने ये पॉलिसी को हटाना पड़ा। नेक्स्ट, द अमेरिकन इकनॉमी हैड कोलैप्स्ड। अमेरिकन इकनॉमी पूरी तरीके से डूब गई थी। मैनी बैंक एंड इंडस्ट्रीज वर क्लोज्ड डाउन एंड रेंडरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जॉबलेस। बहुत सारी उनकी बैंक और इंडस्ट्रीज़, जो इकनॉमी बैंक और इंडस्ट्रीज़ पे, वो पूरी तरीके से शट डाउन हो गई, जिसकी वजह से हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों की नौकरी चली गई। अमेरिका वॉज फोर्स टू इम्पोज अ नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन टू रिवाइव इस इकनॉमी। अब अमेरिका ने अपने देश के ऊपर बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज किए जिसमें वो खर्चों में कटौती कर सकें, और पाबंदियाँ इतनी ज़्यादा लगा दी कि वो अपनी इकनॉमी को वापस से उठा सकें। अब अमेरिका के बाहर चलते हैं, जैसे जर्मनी एंड अदर नेशन टू हैवली सफर्ड। अब एक तो जंग में बहुत भारी नुकसान, और उसके बाद से बहुत सारे यूरोपियन देश इसके सफ़र हो रहे थे। किस तरीके? द फेल्योर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम लेड द इमरजेंस टू डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। अब यूरोपियन कंट्रीज़ और जर्मनी में जिस तरह से इकनॉमिक कोलैप्स हुई थी, उनकी इकनॉमी गिरी थी, तो वहाँ पर के लोग इतना ज़्यादा भड़क गए थे कि उन्होंने ये माना कि डेमोक्रेटिक जो सरकार है वो किसी भी तरीके से हमारे देश को नहीं हैंडल कर सकती है, हमें एक वन मैन चाहिए जो हमारे देश को स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे उठा सकें। तो उन्होंने फिर डिक्टेटरशिप, वहाँ पर की जनता ने डिक्टेटरशिप को एडवोकेट किया, जिसके बाद हिटलर वहाँ पे पावर में आ गया। नंबर नेक्स्ट, देयर वॉज अ डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड। हर देश का ट्रेड जो है, बिजनेस, वो कोलैप्स हो चुका था। तकरीबन 50% उनका ट्रेड जो है वो गिर चुका था। नेक्स्ट, it has been given a very wide power to maintain peace and take discipline against the erring nation. Now, along with this, अगर इस चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं, now moving to the next question, explain the term right to equality. What is right to equality? अगर right to equality अगर देखा जाए तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अब आंसर आते हैं, इक्वालिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जो हमारा देश एक डेमोक्रेटिक है, वो उसकी फाउंडेशन है। किस तरीके से? द राइट टू इक्वालिटी कन्फर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू एवरी इंडिविजुअल। राइट टू इक्वालिटी के तहत दुनिया का हर एक नागरिक को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कमज़ोर हो, ताकतवर हो, छोटा या बड़ा हो, वो अगर देश का नागरिक है तो उसको भी वही प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए जो बाकी देशवासियों को मिलती है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल विदाउट मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन। हर एक का ट्रीटमेंट, बाय पुलिस के हो, हॉस्पिटल को हो, गवर्नमेंट सर्विसेज हो या XYZ, सबको बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। इसमें ना तो किसी के धर्म, रेस, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ को बिना देखे सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू पब्लिक प्लेस एंड यूज़ ऑफ पब्लिक सर्विसेज इज मेड एबल टू ऑल। सभी देश वालों को, भले ही वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जात के हो। पहले हमारे इंडिया में क्या होता था, जातिवाद बहुत ज़्यादा होता था,
जिसकी वजह से नीचे जाति के लोगों को बहुत सारी जगह जाना अलाउड नहीं था। लेकिन राइट टू इक्वालिटी के तहत सबको ये अधिकार दिया गया, वो पब्लिक प्लेसेस में काम भी कर सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस को इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उनको जॉब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैड बीन एबॉलिश। अनटचेबिलिटी यानी छूता, जैसे हिंदू लोग जो होते थे वो लोग हरिजन नीच जाति वालों को छूना पसंद नहीं करते थे। उनकी गलियों में वो जहाँ पे अगर ऊंचे जाति के लोग रहते थे तो नीच जाति के लोग वहाँ नहीं जा सकते थे। तो ये पूरी तरीके से उन्होंने एबॉलिश ख़त्म कर दिया और ये एक गुनाह भी, क्राइम भी कर दिया। नेक्स्ट, द टाइटल इंडिकेटिंग प्रिविलेज स्टेटस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोगों को ना टाइटल जैसे राय बहादुर, राय, फिर उसके बाद सूबेदार, फिर उसके बाद कह सकते हैं महाराज, और ऐसे जो टाइटल होते थे जो समाज में एक अलग क्लास पैदा करते थे, जाति के बेस पे उनको टाइटल दिया जाता था। तो सबसे पहले तो इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट, द स्टेट एंड गवर्नमेंट हैज़ गिवन पावर टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द वीकर सेक्शन। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को राइट टू इक्वालिटी के तहत एक स्पेशल पावर भी दिया जाता है ताकि वो वीकर सेक्शन की डेवलपमेंट के लिए एक अलग कायदे कानून बना सकते हैं, जैसे आरक्षण, रिजर्वेशन, ये द वुमेन एंड चिल्ड्रन दैट इंक्लूड रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। उनकी गरीबी, उनके नाम, उनके जात की वजह से बहुत सारे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिलते थे और उनको एडमिशन भी हायर स्टडीज़ के लिए उनको एडमिशन भी नहीं दिया जाता था बिकॉज ऑफ द कास्ट। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ये पावर दिया गया जिसकी वजह से उन्होंने स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया और उनको ये चीज़ में रिजर्वेशन मिलना चालू हो गया। सो ये सारी चीज़ें आपके राइट टू इक्वालिटी में इंक्लूड होती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट इज़ मेंट बाय रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल है क्या? The term reasonable restriction and control are used in the context of the fundamental right. अब हमारे जैसे हमारे संविधान ने हमको फंडामेंटल राइट्स, जन्मसिद्ध अधिकार दिए हैं। अब यहाँ पे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल है, ये अगर देखा जाए ये एक तरीके की हमारे फंडामेंटल राइट्स पे लिमिट लाता है। किस तरीके से लिमिट लाता है? यानी उनको एक पूरी कह सकते हैं कि एक पावर दी गई है कि कोई भी इंसान दूसरे अधिकारों को, दूसरे लोगों के अधिकारों को अगर हानि पहुंचाता है तो तब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल आता है। कैसे? द टर्म रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल आर यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। नंबर 1, द राइट आर नॉट ऑब्सोल्यूट एंड द स्टेट हैड पावर टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट बाय द सिटीजन। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर कोई भी देश का नागरिक दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को हर्ट करता है तो यहाँ पे राज्य सरकार के पास पावर आ जाती है कि जिस पर्सन ने, जिस सिटीजन ने दूसरे इंसानों के जन्मसिद्ध अधिकारों को हनन किया है, चोट पहुँचाई है, हर्ट किया है, तो उसके अधिकारों को वो रोक सकते हैं। किस तरीके से? द राइट टू फ्रीडम इज कंडीशन बाय द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सॉवरेनिटी। जैसे राइट टू फ्रीडम, बोलने की आज़ादी, कह सकते हैं अपनी बात जाहिर करने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसके तहत लोगों के जो सॉवरेनिटी है, जो आत्मसम्मान है, भाईचारा है, अगर किसी के राइट ऑफ फ्रीडम के यूज़ करने से किसी दूसरे की सॉवरेनिटी को हर्ट होता है, नुकसान पहुंचता है, तो उस पर उसके फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की एकता में अगर कोई इंसान कुछ ऐसी बात कहता है, कुछ ऐसा काम करता है जिससे हमारे देश की इमेज को चोट पहुंचती है, हमारे देश के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स हर्ट होता है, तो उस टाइम पे वो जो राज्य सरकार है, उस पर्सन जिसने ये सारे नुकसान किए हैं, उनके फंडामेंटल राइट को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। क्यों? ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अलॉन्ग विद दिस, ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं है, इंटरनेशनल दूसरे देशों के लिए, दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए कोई भी पर्सन अगर दूसरे देश के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, गलत बोलता है, उसको बदनाम करता है और ऐसे ही कोई कमेंट देता है जिससे उस देश के अंदर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो इस टाइम पे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल का इस्तेमाल करके उसके फंडामेंटल राइट को इनवैलिड करके उसको सज़ा दी जाती है। मूविंग अहेड विद नेक्स्ट, द सिटीजन हैव फ्रीडम टू असेंबल, द रिस्ट्रिक्शन आर पीसफुल असेंबली without arms, the police authority are not allowed a public meeting if it is likely cause problem in maintaining the law and order। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो
कुछ एक ऐसे यहाँ पे वर्ड्स हैं जो अगर देखा जाए तो मिसप्रिंट हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओवर हेयर, ये जो है हमारा आर्म है, ये है अथॉरिटी है, ये है हमारा नॉट देन अलाउ। पब्लिक मीटिंग, अब यहाँ पे हर एक सिटीज़न के पास एक फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के तहत वो कोई भी पब्लिक गैदरिंग कर सकते हैं, लेकिन वो पब्लिक गैदरिंग शांतिपूर्ण होनी चाहिए, पुलिस परमिशन के बाद होनी चाहिए, और उस तरीके की गैदरिंग में किसी भी तरीके के हथियार जैसे चाकू, छुरा, तलवार, बंदूक सिख समुदाय को छोड़ के वो नहीं रख सकते हैं। अगर वहाँ पर की पुलिस को ऐसा एहसास होता है कि इस पब्लिक गैदरिंग से उस पर्टिकुलर एरिया के लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो मीटिंग को, वो असेंबली को कैंसिल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट है द एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनियन फंक्शन विद इन अ प्रीव्यू ऑफ लॉ। अब कोई भी एसोसिएशन, संस्था है, कोई भी अगर सरकारी कामकाज है, तो सबसे पहले उन्हें कानून के दायरे में रह के काम करना होगा। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू ले डाउन क्वालिफिकेशन टू प्रैक्टिस सर्टेन प्रोफेशन लाइक मेडिसिन, लॉ एंड अकाउंटिंग। द राइट डज नॉट गिव लाइसेंस टू अंडरटेक लीगल प्रोफेशन। और राज्य सरकार के पास ऐसे भी कायदे कानून हैं कि अगर बाय चांस कोई पर्सन इलीगल काम कर रहा है, जैसे मेडिसिन लाइफ सेविंग है, कानून को तोड़ रहा है, या किसी भी तरीके की पैसा में, ब्लैक मनी में इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर भी वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और इसके लिए अगर देखा जाए तो इस लॉ के तहत किसी भी तरीके का लाइसेंस नहीं दिया जाता है कि कोई गलत काम करे। यहाँ तक कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी अगर गलत तरीके से लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अगर हर्ट करती है, तो वो उनको भी जवाब देना पड़ेगा और वो भी पनिश हो सकते हैं इस काम के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। हम यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, उनके बीच में फ़र्क जानेंगे। बहुत ही नॉमिनल फ़र्क है, पर लेकिन समझने में जाएंगे तो बहुत बड़ा नजर आएगा। सो द आंसर इज फंडामेंटल राइट्स। नंबर 1, दे हैव लीगल सैंक्शन एंड अथॉरिटी। फंडामेंटल राइट्स के तहत उनको लीगल तौर तरीके से परमिशन मिलती है। दे हैव मॉरल सेक्शन एंड अथॉरिटी। अगर देखा जाए तो ये, अगर देखा जाए कोई कानून नहीं है, पर लेकिन एक मॉरल यानी समाज, एक अंतरात्मा के तहत इनको ये काम करना पड़ेगा। दे आर जस्टिबल राइट इन्फोर्स बाय द कोर्ट। और ये जो है, ये न्याय संविधान के हिसाब से हर एक नागरिक को ये अधिकार दिए गए हैं। दीज आर नॉन जस्टिबल राइट विच कैन नॉट इन्फोर्स बाय द कोर्ट। और ये एक ऐसा है कि यानी ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, हमें अगर ये चीज़ फॉलो करनी है तो हम फॉलो करेंगे, यानी मैंडेट मजबूरी नहीं है कि हमें ये फॉलो करना ही है, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इनको फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके से किसी भी अदालत ने इसको मजबूरन ज़बरदस्ती नहीं किया है। ये एक तरीके से देखा जाए ये एक अधिकार है, पर ये एक अधिकार नहीं है। नाउ इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट। और ये अगर ऑब्लिगेटरी मतलब यानी ये इनको इस्तेमाल करके इनको लागू करना ही करना है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो राज्य सरकार और गवर्नमेंट के पास चॉइसेस हैं, इनको लागू करना है या नहीं करना है, लेकिन फंडामेंटल राइट को इन्हें लागू करना ही करना है। नंबर 4, दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी अगर देखा जाए, कभी अगर बाय चांस सिविल वॉर हो गया, या जो कह सकते हैं फिर दूसरे देश के साथ में लड़ाई हो गई, कह सकते हैं फिर अगर रॉयट्स अगर हो जाते हैं, तो ये टाइम पे सरकार के पास आज़ादी होती है कि वो उस एरिया के सभी नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो नल कर सकते हैं। यानी उस वक्त दंग के तौर पे, इस वक्त के तौर पे वो अपने फंडामेंटल राइट का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकार अगर यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल करती है, लोगों को मारती है, पीटती है, लोगों को अगर बंद करती है, कैद करती है बिना किसी उसके, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट अगर नल हो गए तो किसी के पास राइट नहीं होगा कि वो कोर्ट में जाके इसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट इम्प्लीमेंटेड एनी टाइम। अब इनको इम्प्लीमेंट करें या ना करें, इसकी कोई कभी अगर वॉर हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, तो ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। पर लेकिन उस टाइम पे इनको ये फंडामेंटल राइट्स को नल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और ये मैंडेटरी ऐसा करते ही करते हैं। नेक्स्ट है
देयर नेचर इज रिस्ट्रिक्टिव एट द इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल। अब फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लोगों की हिफाजत के लिए बनाया गया है, तो इसीलिए कोई किसी के साथ में बुरा ना कर सके, इसके लिए बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। देयर नेचर इज़ पॉजिटिव एज इट गिव डायरेक्शन टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं ये एक्चुअली रास्ता दिखाते हैं कि किस तरह से एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को हम सेटअप कर सकते हैं। दीज आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये जो फंडामेंटल राइट है ये हर एक नागरिक के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। दीज आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये हर एक नागरिक के लिए, फंडामेंटल राइट हर एक नागरिक के लिए ज़रूरी है, पर लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल पूरे समाज को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आप इंडिविजुअल का डेवलपमेंट आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन पूरे समाज का आप डेवलपमेंट आसानी से कर सकते हैं। दीज डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट। अब ये जो है ये डिफाइन करता है कि एक सरकार और हर एक नागरिक के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, एंड दिस स्पेल इंटरनल एज वेल एज इंटरनल रिलेशन। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो ना कि सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के लोगों के साथ में हमें कैसा ट्रीट करना है, किन के साथ में कैसा बिहेव करना है, ये सब हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जानने को और सीखने को मिलता है। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जैसे अभी हमने पढ़ा, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं डीप में व्हाट इज एक्चुअली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। Number 1, the directive principle have been included in the constitution to guide socio-economic policies as well as Indian foreign policy। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो हमारे संविधान में इसलिए जोड़ा गया है कि ताकि कभी भी कोई अगर सामाजिक और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाया जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रख के बनाया जाए, और साथ में अगर विदेशी नीति जो इंडियन फॉरेन दूसरे देशों के साथ में कैसा रिलेशन रखना है ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देख के ही बनाया जाता है। नंबर नेक्स्ट, implementation of this principle will lead to social and economic democracy in the country। अब इसको अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम इस्तेमाल करके पॉलिसी बनाते हैं तो ये हमारे देश समाज को डेमोक्रेटिक वे में मजबूत करता है, आगे बढ़ाता है। दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। अब ये जो प्रिंसिपल है ये बताते हैं, ये आइडिया देते हैं राज्य सरकार को किस तरीके से हम समाज को इकोनॉमिकली और सामाजिक तौर पे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उनके भलाई के लिए काम कर सकते हैं। दिस गिव गाइडेंस रिगार्डिंग फ्रेमिंग अ हेल्दी फॉरेन पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमें यह भी गाइड करते हैं कि हम किस तरीके से एक बहुत ही बेहतर फॉरेन नीतियाँ यानी विदेशी नीतियाँ बना सकते हैं। दिस प्रिंसिपल आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कानून अगर बनाया जाए तो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान रख के ही बनाना होगा, नहीं, सरकार को लगता है कि हमें इस चीज़ पे हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हमें एक बार देखना चाहिए ताकि हम एक बेहतर कानून बना सकें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट, सिटीजन कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। अब नागरिक ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये ऑप्शन में इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते, चॉइसेस है। लेकिन कोई भी सिटीज़न इन किस बातों को लेके कि कहे कि नहीं आप फंडामेंटल राइट के साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी इम्प्लाई करो, ये इसके अगर इस चीज़ को बात लेके वो अगर कोर्ट में जाता है तो वो इसके केस को खारिज कर दिया जाएगा, कोर्ट एंटरटेन ही नहीं करेगी, क्योंकि पहली बात ये इसलिए बनाया ही नहीं गया है कि इसका लोग इस्तेमाल करें, इसका राज्य सरकार केंद्र सरकार इस्तेमाल करके कानून बना सकती है। नाउ हाउएवर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिगार्डेड दिस प्रिंसिपल एज अ फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। अब बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था उन्होंने इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को उन्होंने क्या कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक गवर्नेंस किसी भी सरकार को गवर्न करने के लिए, कायदे कानून बनाने के लिए। सो दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन क्लासिफाइड एज एन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड एंड एजुकेशनल एंड कल्चरल। अब इस प्रिंसिपल के अंदर सबसे पहले इकोनॉमिक चीज़ें, सामाजिक, पॉलिटिकल यानी राजनैतिक, फॉरेन पॉलिसी यानी राजनैतिक, एजुकेशनल पढ़ाई और कल्चरल को लेके जो भी चीज़ें हैं इसमें मेंशन की गई हैं। वेयर एज द फंडामेंटल राइट लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है वो राज्य सरकार की पावर को कंट्रोल करती है, पर लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल उन्हें आज़ादी देती है कि कानूनी तौर पे आपको अगर कभी अपने देश हित के लिए कानून बनाना पड़े फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जाके तो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसका रास्ता दिया हुआ है।
द फंडामेंटल राइट इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब फंडामेंटल राइट जो है वो एक तरीके से राजनीतिक हमें आज़ादी देते हैं। वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इंटेंट इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, आपका जो फंडामेंटल है वो पॉलिटिकल आज़ादी देता है, पर लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो सामाजिक और आर्थिक आज़ादी देता है। सो द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो एक तरीके से देखा जाए दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। फंडामेंटल राइट अगर है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का होना ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स है क्या? Human rights are the social condition which are essential for the very existence and development of personality of individual. Human right मानव अधिकार एक तरीके से देखा जाए एक सामाजिक अवस्था है, सिचुएशन है, जहाँ पे आज हर एक नागरिक को रहने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, अपनी बात कहने की आज़ादी है, कि सरकार के सामने वो बात कह सके। तो ये सारे जो हैं वो ह्यूमन राइट उन्हें ये ताकत देता है। द ह्यूमन राइट आर दोज राइट नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसी भी इंसान को अपनी तरक्की या प्रोग्रेस करना है तो ह्यूमन राइट के बिना वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ईविल चीज़ें जो उनको रोकेंगे, लेकिन ह्यूमन राइट उन्हें आज़ादी देता है। सो दीज आर इनएलिएनेबल राइट फॉर एवरी सिटीजन। और ये जो चीज़ें हैं ये एक ऐसी है जो हर एक देश नागरिक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू एनेबल ह्यूमन बीइंग टू कीप अप देयर एग्जिस्टेंस, देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग, shelter, education and health to be fulfilled, so as to enable them to live a life of dignity and make progress. अब ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, क्योंकि हर एक इंसान की बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, अब वो अपनी ज़रूरतों को पा सके, फुलफ़िल कर सके अपनी इच्छा, अपनी मर्ज़ी के अनुसार, तो इसके लिए ह्यूमन राइट बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दिस अपनी वो ज़िंदगी विथ फुल ऑफ रिस्पेक्ट और तरक्की कर सके, इसलिए ह्यूमन राइट। जैसे पहले के टाइम पे देखा जाए तो नीच जाति वालों को डेवलपमेंट करने का कोई अधिकार नहीं था, उनको समाज से बाहर रहना था, वो दूसरे के साथ बिजनेस नहीं कर सकते थे, गुलाम होते थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ह्यूमन राइट ये सब चीज़ों को अवॉइड करता है और उन्हें ताकत देता है कि वो अपनी तरक्की कर सकें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ व्हाट आर द फंडामेंटल राइट, स्टेट दे आर इम्पॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट है क्या और हमें उनकी इम्पोर्टेंस बतानी है। Well, the fundamental rights are those human rights which are recognized and guaranteed by the state. These rights are incorporated in the constitution and enforced by the judiciary. Fundamental rights अगर देखा जाए ये ऐसे मानव अधिकार हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और संविधान के द्वारा दिया जाता है। और ये किस तरह से मेंशन है, चलिए हम आगे जानते हैं। और इनको हमारी देश की जुडिशरी जो न्यायालय है वो भी इनको इन्फोर्स करते हैं। फंडामेंटल राइट आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये बहुत ज़रूरी है हर एक देश के नागरिक के डेवलपमेंट के लिए कि ताकि वो अपनी वो शख्सियत, अपनी हैसियत को इम्प्रूव कर सकें। दिस एनेबल एवरी इंडिविजुअल टू लिव अ लाइफ और सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हर एक नागरिक को अधिकार देते हैं कि वो आत्मसम्मान के साथ ज़िंदगी जी सकें। नंबर 4, पीपल कैन लिव अ पीसफुल एंड प्रॉस्परस लाइफ बाय अवेलिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट। हर एक नागरिक शांति की ज़िंदगी और समृद्ध ज़िंदगी जी सकता है फंडामेंटल राइट के बदौलत। फंडामेंटल राइट आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये फंडामेंटल राइट है ना, ये हमारे देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं, नींव है ये फंडामेंटल राइट। अ गवर्नमेंट दैट गिव and protect the fundamental right to the people is deemed as a democratic government, and those who deny or take away the fundamental right are regarded as an autocratic, undemocratic regime. अब सरकार ये पावर देती है फंडामेंटल राइट लोगों को कि वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करें और एक ऐसी सरकार बनाएं जो उनके लिए काम करें, और जो भी इन फंडामेंटल राइट को नहीं एक्सेप्ट करेगा और दूसरे के फंडामेंटल राइट को हर्ट करेगा तो उसे कानूनी अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है क्या? द प्रिविलेज गिवन टू नोबिलिटी और क्लेरिजी और सर्टेन कास्ट एंड क्लास इन द अर्लियर टाइम वर रिगार्डेड एज कॉन्ट्रेरी टू इक्वालिटी। अब पहले के टाइम पे अगर देखा जाए ना, आज़ादी के पहले तो लोगों के साथ में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। नीच जाति के लोग, ऊंच जाति के लोग, काम के हिसाब से उनको साथ में भेदभाव किया जाता था।
जैसे नोबल लोग होते थे, राजा महाराजा, सेनापति, पंडित ऊंचे दर्जी के, और बहुत सारे ऐसे कास्ट होते थे जिनके बीच में ना इक्वालिटी नहीं थी। जैसे जहाँ पे ब्राह्मण, वैश्यास और वो क्षत्रियास रहते थे, वहाँ पे शूद्रास को रहने की परमिशन नहीं थी। वो उनके घर में आ भी नहीं सकते थे, साफ सफाई वाले उनके समाज सोसाइटी में नहीं आ सकते थे। सो नंबर 2, हाउएवर टू एस्टैब्लिश अ egalitarian society and to improve the lot of the weaker section, special provision have been made within the right to equality to enable the state and central government to take step to promote their advancement। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक एगलिटेरियन यानी एक ऐसा समाज बनाने के लिए जहाँ पे जो नीच जाति के लोग हैं उनको भी सम्मान मिले, तो इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया जिसके तहत राइट टू इक्वालिटी बनाई गई। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मदद करते हैं कि जो वीकर सेक्शन के लोग जैसे आपका SC, ST, OBC एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनको भी डेवलप किया जाए। नंबर 3, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन पावर टू मेक रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द SC, द ST एंड द OBC इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये उनको पावर दी गई कि वो रिजर्वेशन को लागू करें, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें भी SC, ST वालों को रोज़गार मिल सके और वो लोग अगर ऊंची हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। A number of concessions such as relaxation in age limit and educational qualification, freeship and scholarship are also provided। किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मदद करती है, जैसे एक ओपन कैटेगरी वाले को यानी एक ऊंची जाति वाले को अगर स्कूल में एडमिशन मिलता है और उसकी फ़ीस अगर 10,000 है, सो यहाँ पे तो अगर देखा जाए जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक हिंदू, ठीक है, अब हिंदू जो है वो आपका ओपन कैटेगरी यानी आपका जनरल कैटेगरी में आता है, लेकिन आपका जो SC है वो आपका देखा जाए तो लोअर कैटेगरी में आते हैं यानी वीकर। अब अगर हिंदू को अगर स्कूल में एडमिशन चाहिए तो उसकी अगर फ़ीस अगर 20,000 है एजुकेशनल के तौर पे, तो सरकार के कायदे कानून इनके प्रोविज़न के तहत SC वालों को सिर्फ वहाँ पे 10,000 जैसा पे करना पड़ेगा। ये राज्य सरकार इनको स्कॉलरशिप देती है, ये स्कॉलरशिप है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे जॉब में जैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब का जो क्राइटेरिया है कि आप 32 ईयर्स के बिलो हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली फॉर ओपन कैटेगरी। लेकिन अगर आप SC, ST से हैं तो यहीं पे आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है 37। ये सरकार इनको रिलैक्सेशन देती है, इनको बेनिफिट देती है, रिजर्वेशन देती है कि उनकी जॉब पे किसी भी तरीके का हार्म नहीं होगा। Now special provision had been made to improve the condition of women for the welfare of children and disabled people। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सरकार है वो खासकर औरतों के डेवलपमेंट के लिए और बच्चों के डेवलपमेंट और डिसेबल यानी जो चैलेंज हैं, जो कह सकते हैं लूढ़े हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं और वो चल फिर नहीं सकते, कामकाज नहीं कर सकते, तो सरकार उनको यहाँ पे प्रोविज़न यानी कानून बनाया गया है कि उनका भी डेवलपमेंट हो सके। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज़ द हॉलमार्क ऑफ द वेलफेयर स्टेट। अब ये जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है देखा जाए तो हमारे समाज की भलाई के लिए देखा जाए बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप है और बहुत ही नेसेसरी स्टेप है। एक तरीके से ये हॉलमार्क यानी चिन्ह है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा संविधान सभी लोगों के बारे में ध्यान देता है, सोचता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, नाउ इक्वालिटी बिफोर लॉ ये है क्या, चलिए हम जानते हैं। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर देखा जाए ये हमारे देश का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 14 से लिया गया है। नाउ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन विद इन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये एक तरीके से देखा जाए एक तरीके से डिक्लेयर करता है, इम्प्लाई देयर बाय द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन अ फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल। यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ के तहत देखा जाए किसी भी देश के नागरिक को किसी भी तरीके का स्पेशल अटेंशन नहीं दिया जाएगा, भले ही वो कोई भी हो, कितना अमीर हो, कितना गरीब हो, कानून के सामने हर एक इंसान समान है। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट। नेगेटिव इन द सेंस दैट नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनीबॉडी एंड एवरीवन शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। अब आर्टिकल 14 के तहत देखा जाए तो इसमें नेगेटिव चीज़ें भी हैं और पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। नेगेटिव राइट जैसे कि कानून के सामने सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। द लेटर इज द कोर द एसेंस ऑफ द राइट ऑफ इक्वालिटी एंड द स्टेट हैड द ऑब्लिगेशन टू टेक नेसेसरी स्टेप्स सो दैट एवरी इंडिविजुअल इज गिवन इक्वल रिस्पेक्ट एंड कंसर्न विच ही इज इंटाइटल्ड टू एज अ ह्यूमन बीइंग। अब इसके तहत अगर देखा जाए
तो ये राइट टू इक्वालिटी है। हर तरीके से राज्य सरकार के पास पावर देती है कि वो अपने हर राज्य के नागरिक के उसके रिस्पेक्ट, उसकी चीज़ों पे, उसके फंडामेंटल राइट के ऊपर ध्यान दे। कोई भी पर्सन उनके फंडामेंटल राइट को अपनी पावर के दम पे उनके फंडामेंटल राइट को हर्ट ना करें। नेक्स्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। Equal protection means the right to equal treatment in the similar circumstances, both in the privilege conferred and in the liability imposed. अब इक्वल प्रोटेक्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे अधिकारों को, सभी के अधिकारों को सेम ट्रीट करना। अमीर है, गरीब है, पावरफुल है, कमज़ोर है, राजनेता हो या आम नागरिक हो, यहाँ पे प्रिविलेज यानी कह सकते हैं एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट, कह सकते हैं कि अगर राजनेता है तो उनको अलग ट्रीटमेंट, गरीब है तो उनको अलग ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है। Implicit in the concept of the equality is the concept that persons who are in fact unequally circumstanced cannot be treated on par. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई पर्सन, अगर कोई गरीब है तो उनको एक अलग ट्रीटमेंट देना, कोई अमीर है तो उनको अलग ट्रीटमेंट देना, राजनेता है तो उनको अलग देना, यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं चलेगी। Equal protection of the law means the amongst value equal, the law should be equal and should be equally administrated and the like should be treated alike. अब यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब किसी भी को भी अगर आप कानून के तहत कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो यहाँ पे आप किसी के भी साथ में किसी भी तरीके का जातीय भेदभाव नहीं कर सकते हैं, रंग के बेस पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लैंग्वेज के बेस पे भेदभाव नहीं कर सकते, उनके धर्म के बेस पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दस व्हाट इज़ फॉरबिड इन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पर्सन हु आर सब्सटेंशियली इन सिमिलर कंडीशन, सर्कमस्टांसेस और कंडीशन, इट डज नॉट फॉरबिड डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर अनइक्वल। तो यहाँ पे इनके जैसा भी मैंने बताया कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जातीय भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को पूरी तरीके से रोकता है, ख़त्म करता है। किसी के भी साथ में आप अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट उनको नहीं दे सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट इज स्लेवरी। स्लेवरी इज़ व्हेन अ पर्सन इज ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। अब स्लेवरी देखा जाए गुलामी है, जहाँ पे आप दूसरे इंसान को अपनी प्रॉपर्टी ज़्यादा समझते हो। द पर्सन इज यूजुअली कॉल्ड अ स्लेव, अब उसको हम गुलाम कहते हैं, यानी वो आपके हर एक बात को मानेगा, वो आपके कहे हुए हिसाब से ज़िंदगी जिएगा। जब खाना होगा, जब आप बोलोगे तब खाएगा, जहाँ बोलोगे वो सोएगा, जब बोलोगे तब जागेगा, आप जैसा बोलोगे वो ऐसा एक्ट करेगा। विद द ओनर बीइंग कॉल्ड अ स्लेव मास्टर, इस तरीके के ओनर जो स्लेव के जो मालिक होते हैं उन्हें स्लेव मास्टर कहते हैं। इट्स ऑफन मीन्स दैट स्लेव आर फोर्स्ड टू वर्क, यहाँ पे उनके पास ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। else they will be punished by law if the slavery is legal in that place, और जो मालिक है उन्हें सज़ा भी दे सकता है अगर वो उनकी बात नहीं मानता है, अगर उस राज्य में या उस देश में स्लेवरी लीगल है। नाउ नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर रिफर टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी वर्क दैट डिप्राइव देम ऑफ देयर चाइल्डहुड, इंटरफेयर विद देयर एबिलिटी टू अटेंड रेगुलर स्कूल एंड दैट इज मेंटली, फिजिकली, सोशली और मॉरली डेंजरस एंड हार्मफुल। चाइल्ड लेबर एक इस तरह से डिफर होता है कि आप किसी भी छोटे 14 साल से नीचे के बच्चे के पास से आप काम करवा रहे हो ज़बरदस्ती, वो स्कूल जाना चाहता है, आप स्कूल नहीं भेज रहे हो, और उसके काम करने से उसके शारीरिक, फिजिकल, यानी अगर कोई उसको उसके एज से ज़्यादा वो काम कर रहा है, यानी अपनी पावर से ज़्यादा काम कर रहा है, सामाजिक तौर पर, मोरली तौर पर आप उसको अगर चोट पहुंचा रहे हो, तो ये क्या है, चाइल्ड लेबर पे। इन विलेज इट इज़ कॉमन साइट टू सी दैट चाइल्ड ऑफ पुअर फैमिलीज वर्किंग इन अ फील्ड और एल्सवेयर टू कंट्रीब्यूट टू द फैमिली इनकम। ये चीज़ें हमें शहर में कम, गांव में ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे खेतों में काम करना, दूसरी जगह काम करना, ताकि वो थोड़े और पैसे कमा के अपने घर का चला सकें। सच चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन एंड आर ऑल्सो प्रोन टू हेल्थ रिस्क। और ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके पास एक्चुअली मौका नहीं मिलता है कि वो अपने आप को एजुकेट कर सकें और एक हेल्दी लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकें। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है माइनॉरिटीज़। द डेफिनेशन ऑफ अ माइनॉरिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट डिफर इन सम वे फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन और एनी पार्ट ऑफ द होल दैट इज स्मॉलर दैन द अदर पार्ट। अब माइनॉरिटी की डेफिनेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि एक तरीके की यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन बेस पे होता है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी को हम कैसे कंसीडर करेंगे यहाँ पे, ओके, माइनॉरिटीज अगर देखा जाए, सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया में, राइट, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी, सपोज मान लेते हैं 100 करोड़ से, ठीक है। अब इसमें हिंदूज अगर देखा जाए तो नियरली अबाउट 80% है, राइट, यानी 80 करोड़ के आसपास। और बाकी अगर देखा जाए तो आपके मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट,
ये आपके कितने हैं, चलो हम मान लेते हैं 20 करोड़ के आसपास हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा है, 80 करोड़, और बाकी मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इनकी आबादी सिर्फ 20 करोड़ है। तो ये आपके मेजॉरिटी हो गए, और ये आबादी देखा जाए इनके मुकाबले कम है। तो ये जो आपके जाति या धर्म वाले लोग जो हैं, इनको हम माइनॉरिटीज़ में कंसीडर करेंगे। अब ये माइनॉरिटीज़ अगर देखा जाए तो आपके स्टेट वाइज और कह सकते हैं कंट्री वाइड डिफ़र हो सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि दैट देश में अगर देखा जाए तो हिंदू लोग मेजॉरिटी में हैं और मुस्लिम की आबादी बहुत कम है। मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इनकी आबादी बहुत कम है। तो हिंदू लोग जो है मेजॉरिटी में हैं, बाकी जो धर्म के लोग हैं, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये लोग माइनॉरिटी हैं। अब देखा जाए तो पहले हम लोग ने जाना इस नेशनल वाइज, अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे स्टेट वाइज। अब सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं पंजाब को, ठीक है। अब पंजाब में अगर देखा जाए सिख की आबादी जो है वो ज़्यादा है, तकरीबन 80% वहाँ पर सिख की आबादी है, और रिमेनिंग परसेंट जो है आपके हिंदूज़, वो उनकी आबादी है 15%। मुस्लिम्स देखा जाए तो वहाँ पे उनकी आबादी है 5%। तो यहाँ पे हिंदुओं की, यहाँ पे ये आपका परसेंट है 5%। यहाँ पे अब देखिए कि दैट नाउ, तो यहाँ पे हम देखेंगे पंजाब में अगर हम ऑब्ज़र्व करें कि सिख की आबादी ज़्यादा है, हिंदू की आबादी कम है, मुस्लिम की आबादी कम है। सो यहाँ पे हिंदू सिख जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, और हिंदू और मुस्लिम जो है माइनॉरिटी में है। ये हमारा स्टेट वाइज है। सो दैट इज़ नोन एज माइनॉरिटी। नेक्स्ट हम लोग को आते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है क्या? Economic democracy is the socio-economic philosophy that proposes to shift decision-making power from corporate manager and corporate shareholder to a larger group of public stakeholders that include worker, customer, supplier, neighbor and the broader public. अब अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी, हमारी जो इकोनॉमिक है वो कॉर्पोरेट, वो 3 सेक्टर से मिलकर बनी है। एक एग्रीकल्चर, एक हमारा कह सकते हैं हमारा इंडस्ट्रियल, और दूसरा है सर्विस। अब ये सर्विस और इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट, जो बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स होते हैं, जैसे कह सकते हैं रिलायंस हो गया, एसआर हो गया, अदानी हो गया, टाटा हो गया, ये लोग बहुत बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, कंपनी सेटअप करने के लिए अपने शेयर्स को बेचते हैं ताकि वो पब्लिक से पैसा निकाल सके और कंपनी को रन कर सके। तो यहाँ पे पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पे पब्लिक स्टेक होल्डर, उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ऐसा रूल बनाया गया है कि यहाँ पे उनके, ताकि कोई भी कॉरपोरेट जो है तो किसी भी तरीके का उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। तो यहाँ पर जो है पावर जो है वो कॉरपोरेट मैनेजर और कॉरपोरेट शेयर होल्डर से लेके जो शिफ्ट कर दिया जाता है वो पब्लिक को हैंड ओवर कर दिया जाता है, जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर हैं, और वो लोग डिसीज़न ले सकते हैं अपनी भलाई के लिए। तो यहाँ पे जो कॉरपोरेट ओनर जो है इंडस्ट्री के, वो किसी भी तरीके से जो पब्लिक, जो जिन्होंने शेयर खरीदा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट हमारा देखा जाए अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी रिफर टू एनी बिलीफ और सोशल प्रैक्टिस विच लुक डाउन अपॉन अ पीपल ऑन द अकाउंट ऑफ देयर बर्थ विद देयर सर्टेन कास्ट पेपर। अब अनटचेबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो हमारे सोशल में, हमारे पहले समाज में बहुत सारी स्टिग्मा चलती थी। स्टिग्मा कह सकते हैं कि एक तरीके प्रथा चलती थी कि अगर आप लोहार हैं, कुम्हार हैं, साफ सफाई करने वाले हैं, आप उनके घर में पैदा हुए हैं तो आप ऊंची जाति में नहीं आ सकते हो, किसी भी तरीके का आप काम नहीं कर सकते हो। आप नीची जाति के हो तो नीचे जाति में ही आप पैदा हुए, वहीं पे ज़िंदगी जियोगे, वहीं पे मर जाओगे। और नीची जाति वालों को किसी भी तरीके का अधिकार नहीं था, जैसे वो पब्लिक प्लेसेस पे जा सके, जहाँ पे अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर वहाँ पे जाते हैं तो नीची जाति वाले वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, मंदिरों में नीची जाति वाले नहीं जा सकते हैं, मार्केट में नहीं जा सकते। तो इसी चीज़ को सच प्रैक्टिस दिस अलाउ देम इंटरेक्शन विद अदर, एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस और इक्वल सिटीजन। तो ये जो आपके साथ बिहेव हो रहा है, जो नीच जाति के साथ में बिहेव हो रहा है, इस बिहेवियर को हम अनटचेबिलिटी कहते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड एज द मॉरल ऑब्लिगेशन of all citizens to help promote a spirit of patriotism and uphold the unity of India.
जैसे हमारे जन्मसिद्ध अधिकार हैं उसी तरीके से हमारे फंडामेंटल जिम्मेदारियां हैं, जिसके तहत हर एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक के तहत हमारे देश की डेवलपमेंट और हमारी देश की एकता के लिए कारगर है। दिस ड्यूटीज इज सेट अप इन अ पार्ट 5th 4th A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो ड्यूटीज है हमारे संविधान में भी मेंशन है, कंसर्निंग इंडिविजुअल एंड द नेशन, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हर एक देशवासी के ऊपर लागू होती है। वो ऐसा काम करे जिससे हमारे देश की एकता और हमारे देश के जो पेट्रोइज्म है यानी देशभक्ति वो प्रमोट हो। नेक्स्ट है द परमवीर चक्र। अब परमवीर चक्र है क्या? PVC इज़ द इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। ये अगर देखा जाए तो हमारी देश की जो मिलिट्री है उसमें सबसे ऊंचे पोस्ट पे या जैसे सबसे ऊंचा ये सम्मान है। अवॉर्डेड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट ऑफ वॉलर ड्यूरिंग वॉर टाइम। और परमवीर चक्र कब दिया जाता है? अगर कोई भी सैनिक, वो भले कितने ऊंचे पोस्ट पे हो या कितने नीचे पोस्ट पे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है कि उसने जंग के दौरान किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और अपने देश के लिए उसने किस तरीके से जंग लड़ी। सो परमवीर चक्र ट्रांसलेट एज द व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव, यानी एक तरीके से देखा जाए एक बहुत ही उत्तम योद्धा। एंड द अवार्ड इज ग्रांटेड फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी, और ये बहादुरी के लिए जाता है कि किस तरीके से बहादुरी के साथ उसने दुश्मनों का डट के सामना किया। नाउ नेक्स्ट, पद्मश्री। दिस अवार्ड इज अवॉर्डेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया इन रिकग्निशन ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन वेरियस एक्टिविटीज़। अब ये जो अवार्ड है ये हर एक देश के नागरिक को दिया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने देश की भलाई में कंट्रीब्यूट किया, जैसे आर्ट, कला, एजुकेशन, लिटरेचर, इंडस्ट्री, सिनेमा, स्पोर्ट, मेडिसिन, सोशल सर्विस, पब्लिक अफेयर्स एंड अदर। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर जो उन्होंने स्पोर्ट में देश का नाम बहुत रोशन किया तो उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और कह सकते हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड दे दिया गया है, जिन्होंने अपने देश का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन किया है अपने स्किल्स और अपने हुनर के नाम पर। सो गाइस, दिस एक्सप्लेनेशन एंड ओवर हियर। अगर किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकता है और मैं उसकी प्रॉब्लम आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। अलॉन्ग विद दिस, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेरी सुन, बहुत जल्दी विद इन 1-2 डेज़ के अंदर जो इसका जो नवनीत का जो स्पेशली जो असाइनमेंट बुक जिसका मैंने ये एक्सप्लेनेशन किया है, इसमें एक सेक्शन डी भी है जहाँ पे आंसर इन डिटेल को मैं कवर करने वाला हूँ। बहुत ही जल्दी मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर भी अपलोड करूँगा विद द सेम डिटेल। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।